हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में उत्तर वैदिक कालीन साहित्य के बारे में। मतलब कि जो हम हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में एक सीरीज में चीजें पढ़ते चले आ रहे थे, उसमें आज हम उत्तर वैदिक कालीन साहित्य के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले जब हम हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया या प्रागैतिहासिक भारत के बारे में बात करें, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बात करें, तो हमने इसके पहले भी कुछ वीडियोस जिसमें पाषाण काल के बारे में हमने बात की थी। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इन सब के ऊपर बात की थी, जिसके ऊपर हमने दो वीडियोस बना करके एक प्लेलिस्ट में ऑलरेडी दे रखे हैं। उसके अलावा एक वीडियो हमने बनाया था सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ कहाँ किस तरीके से पनपी, किस तरीके से वो आगे बढ़ी और वह उसमें किस तरीके से तरक्की हुई। उसके बाद हमने दो वीडियोस बनाए हुए थे जिसमें हमने ऋग्वैदिक कालीन साहित्य के बारे में बात की थी, जिसको हमने दो पार्ट्स में कवर किया हुआ था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम उत्तर वैदिक कालीन साहित्य के बारे में बात करने वाले हैं। साहित्य के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब कि उस समय में जो पुस्तकें लिखी गई उनके बारे में हम बात करेंगे, और उन पुस्तकों में हमको जो विवरण मिलता है, उस विवरण से हमें उस समय के बारे में क्या पता पड़ता है, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और अपने वीडियो में हम आगे बढ़ें उसके पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर। तो हमने ये देखा कि हम किसी भी समय के साहित्य के बारे में बात करें तो एक क्रिएशन इस तरीके का कि उस समय की वस्तु स्थिति क्या थी उसके बारे में हमको पता चले। ठीक जैसे पूरा पाषाण काल बहुत लंबा चला, ठीक ठीक उसी तरीके से जो ऋग्वैदिक काल था वो भी बहुत लंबा चला, और उस समय जो साहित्य लिखा गया उसको कहीं ना कहीं ऋग्वेद के फॉर्म में संकलित करने की कोशिश की गई। जब हम उसी समय काल में आगे बढ़े, समय चक्र में आगे बढ़े, तो अगला क्रम जो आता था वो उत्तर वैदिक काल का आता था, जिसमें अंतिम तीन वेदों की रचना की गई थी। वो जो अंतिम तीन वेद हैं वो उसके नाम हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। इसके अलावा जब हम इस समय चक्र के बारे में, समय काल के बारे में बात करें, तो उसमें इसी दौरान उपनिषद भी लिखे गए, पुराण भी लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए, आर्यानक भी लिखे गए, और वेदांगों की रचना भी इसी समय काल में की गई। तो इसी क्रम में जब हम अपने सबसे पहले वेद के ऊपर आए, सबसे पहला वेद तुम्हारा ऋग्वेद हो गया, उसके बाद जो दूसरे वेद के ऊपर आए, ठीक, जिसको हम कहते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में हम दो पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, और जो यहाँ पर हमारा यजुर्वेद है उसमें वेद को अलग कर दे तो हमारे पास दो क्या कहते हैं, एक शब्द रह जाता है जिसको हम यजुर कह सकते हैं। ठीक, और उस शब्द का जो अर्थ होता है यत प्लस जू, जिससे हमारा ये यजु शब्द बनता है। ठीक, और उसकी जो संधि वेद के साथ में होती है तो उसको जो ऐसा जो शब्द निकल करके आता है वो होता है यजुर्वेद। यहाँ पर यत का अर्थ होता है गतिशील, डायनामिक, और जू का अर्थ होता है आकाश। जो भी इस यजुर्वेद का अध्ययन करता था उसको अधर्व्यू कहा जाता था, अध्वर्यु कहा जाता था। ठीक, जब हम यहाँ पर बात करें कि यजुर्वेद को हमने किस शैली में लिखा है, तो प्रमुखता या तो हमने गद्य शैली इस्तेमाल की थी, और कहीं कहीं पर हमने वहां पर पद्य शैली का भी इस्तेमाल किया था। यजुर्वेद में 40 मंडल मिलते हैं, ठीक, जिसमें लगभग 2000 मंत्र लिखे हुए हैं, जिनका विवरण हमको वहां पर देखने को मिलता है। जिसमें कार्य मतलब कि कर्म, क्रिया और यज्ञ, समर्पण, जिसको हम भक्ति एक तरीके से कह सकते हैं, उसकी प्रक्रिया के लिए कुल मिलाकर के 1975 गद्यात्मक मंत्र लिखे गए हैं। 1975 गद्यात्मक मतलब कि प्रोस के फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक, यजुर्वेद के दो भाग होते हैं। ठीक, उनमें से एक भाग है हमारा कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा भाग है हमारा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, तो जब हम कृष्ण यजुर्वेद के बारे में बात करें तो एक ऋषि हुए हैं वैशंपायन ऋषि,
और उन ऋषि का संबंध जो था वो कृष्ण यजुर्वेद से था। और इस कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं थीं, ठीक, जिसमें वाजसनेयी संहिता, तैत्तरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता और कटक संहिता आते हैं, और उन चारों का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से होता है। जैसे हमने पहले कहा कि कृष्ण यजुर्वेद प्रमुखतया गद्य शैली में लिखा गया, और जब हम शुक्ल यजुर्वेद के बारे में बात करें तो जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं उनका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से रहा है, जिसकी 2 शाखाएं थीं। और जो कृष्ण यजुर्वेद के बारे में इस शुक्ल यजुर्वेद के बारे में बात की जाए तो इसकी जो रचना थी वो पद्यात्मक की गई थी। पद्यात्मक मतलब कि गीत की तरीके से की गई थी, ठीक, जिसमें एक तरीके का कहना चाहिए तुक बनता था, जिसमें जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से गा सकते थे, इस तरीके की वहां पर शैली दी गई थी। ठीक, यजुर्वेद में प्रमुखतया कृषि के बारे में, सिंचाई के बारे में, उसकी विभिन्न विधियों के बारे में, ठीक, हमको विवरण मिलता है। ठीक, कृषि, ठीक, और सिंचाई, इन 2 चीजों के बारे में हमको यजुर्वेद में विवरण मिलता है। उसके अलावा जो एक चीज प्रमुखतया यजुर्वेद में हमको देखने को मिलती है कि उसमें यज्ञ करने की अलग-अलग विधियों के बारे में भी बताया गया है, और जिन प्रमुख यज्ञों के बारे में इसमें बताया गया है उन यज्ञों में राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, ये 3 आते हैं। और उसके अलावा रत्नों का भी क्या कहते हैं वर्णन इसमें किया गया है। एक अच्छी और जो चीज हमारे मतलब कि यहाँ पर बताई गई है यजुर्वेद में, उसमें चावल की अलग अलग किस्मों का, चावल जिसको हम इन जनरल अभी भी खाते हैं, ठीक है, उसकी अलग अलग किस्मों का जिक्र भी, उल्लेख भी हमको यजुर्वेद में देखने के लिए मिलता है। तो आते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले वेद के ऊपर बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं सामवेद। ठीक, सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं। इसमें 75 सूक्तों को छोड़कर शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक, मतलब इसका जो ओरिजिन हुआ है बेसिकली वो ऋग्वेद से कहीं ना कहीं हुआ है। और ये भारतीय संगीत शास्त्र की सबसे पुरानी पुस्तक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से पद्यात्मक है। ठीक, मतलब कि गीत की तरीके से, एक तरीके से लिखी गई है। ठीक, सामवेद की 3 शाखाएं हैं, जिनमें कौनथुम, जैमिनीय और रामायणीय आते हैं। ठीक है, और जो भी सामवेद का गायन करता है उसको उद्रात्र कहा जाता है। ठीक, उद्रात्र कहा जाता है। ठीक, इस वेद की जो रचना की गई थी उसका मुख्य जो कंटेक्स्ट था, वो विषय था, वो उपासना से संबंधित था। और इसी के लिए यहाँ पर जो हमने 1875 ऋचाओं के बारे में बात की गई, उनके उसमें 1875 संगीतमय मंत्र हैं जिनका जाप वहां पर किया जाता है। जो महर्षि वेदव्यास के शिष्य जैमिनी थे, उनको सामवेद का प्रथम दृष्टा माना जाता है। जैमिनी ये महर्षि व्यास के शिष्य बताए जाते हैं, ठीक है, थे, और इनको सामवेद का प्रथम दृष्टा बताया जाता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा आखिरी वेद रह रहा है, ठीक, उसका नाम है अथर्ववेद। ठीक है, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, जिनके नाम पर इसको हम अथर्ववेद बोलते हैं। इसमें तंत्र मंत्र इत्यादि का विवरण दिया गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं, जिनमें शौनक और पिप्पलाद आते हैं। इसे ब्रह्मावेद, भेषज वेद और महिवेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो जिन चीजों का जिक्र है उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं इन सब चीजों का जिक्र इसमें देखने को मिलता है। और एक एक करके अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों। अब जैसे हमने कहा कि भेषज वेद, ठीक है, मतलब कि जो इसका संबंध आयुर्विज्ञान से था। जो भेषज शब्द होता है उसका मतलब कहीं ना कहीं एक डॉक्टर से होता है, एक शल्य चिकित्सक से होता है, जो चिकित्सा के बारे में, औषधियों के बारे में, रोगों के बारे में जानता है, और उसके बारे में कहीं ना कहीं इस वेद में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, इस वेद में औषधियों के बारे में नहीं, विज्ञान के बारे में भी, उसके संबंध में भी हमको जानकारी मिलती है। इसमें एक और अजीब चीज थोड़ा देखने को मिलती है, वो
ये कि रोग के निवारण के लिए तंत्र मंत्र का उपयोग किया गया था उस जमाने में, ये किया जाता था उस जमाने में, इस बात का भी जिक्र वहां पर देखने को मिलता है। भूमि सूक्त में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उल्लेख मिलता है, मतलब कि जो एक राष्ट्रवाद का पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग होती है उसका भी उल्लेख कहीं ना कहीं हमको इस वेद में देखने के लिए मिलता है। इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5977 5977 कवितामयी मंत्र है, मतलब पद्यात्मक रचना है। इसके अलावा इस वेद से हमको भारतीय वास्तुकला की जानकारी मिलती है और वास्तुशास्त्र से संबंधित प्रमुख चीजों के बारे में भी इस वेद में हमको बताया गया है। अब आते हैं वेदों के बारे में हमने पर्याप्त बातचीत कर ली। अब हम आते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं और जो ग्रंथ या पुस्तकें उस समय में लिखी गई उनके बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला नाम आता है ब्राह्मण ग्रंथ का। इसके बारे में हमने पिछले एक वीडियो में भी बात की हुई थी, ठीक। और जब हम कहें कि वेदों की गद्य रचना, मतलब कि वेदों की जो कहना चाहिए कठिन भाषा थी उसको सरल करके लिखने का काम ही ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया। अब देखें कि ऋग्वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, तो ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद के लिए पंचविश, षड्विंश, आर्षेय, छांदिज्ञ और जैमिनीय, ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय, शतपथ, कठ और कपिस्थल, ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। और अथर्ववेद के लिए गोपस नाम का ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। अब बात करते हैं आरण्यक के बारे में। आरण्यक को आरण्यक सिर्फ इसीलिए कहा जाता है, जैसा हमने यहां पर लिखा गया, क्योंकि इनकी रचना वनों में की गई, ऋषियों द्वारा वनों में बैठ करके की गई, इसलिए हम इसको आरण्यक कहते हैं, ठीक। और इसका जो मेन कहने थीम है, विषय क्षेत्र है, उसमें रहस्यवाद, प्रतीकवाद और दर्शन, मतलब फिलॉसफी का पार्ट शामिल होता है। आरण्यक का अध्ययन एकांत और वन में किया जाता है, ठीक, उसको पढ़ने में, ठीक, जिसमें तप के ऊपर क्या कहते हैं ज्यादा जोर दिया जाता है कि तप करना चाहिए और क्या कहते हैं स्वाध्याय करना चाहिए इस तरीके से, और अकेले रहना चाहिए, एकांतवास एक तरीके से, ठीक है। उस तरीके की चीजों का इसमें जिक्र देखने को मिलता है, पढ़ने को हमको मिलता है। अब आते हैं इसी क्रम में अगली रचना के ऊपर, जिसको हम उपनिषद कहते हैं, ठीक, जिसकी जो थीम थी, जिसका मेन पॉइंट था, जो क्या कहते हैं इसका कंटेक्स्ट था, वो दार्शनिक था, मतलब फिलॉसफी से रिलेटेड था, जिसमें विचारों का संग्रह था, कलेक्शन ऑफ थॉट्स। उपनिषद में आत्मा, ब्रह्मा के संबंध में व्याख्या दी गई है और टोटल उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इसमें ज्ञान के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया, उसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, ठीक। और इसको क्योंकि चूंकि ब्रह्म के बारे में बात हो रही थी, ब्रह्मा के बारे में बात हो रही थी, इसलिए हम इसको ब्रह्मा विद्या भी कहते हैं। सत्यमेव जयते, जो जिसका उपयोग हमारे भारत में होता है, और क्या कहते हैं जो हमारा जो आदर्श वाक्य माना जाता है उसका जो जिक्र है वो मुंडकोपनिषद में किया गया है, और ये जो क्या कहते हैं वाक्य है वो वहीं से लिया गया है, ठीक। अब आते हैं अगले रचना के ऊपर, जिसको हम वेदांग कहते हैं, ठीक। वेदांग संक्षिप्त ज्ञान है, एक तरीके की समरी, एक तरीके का जिस्ट, ठीक। जटिल वैदिक साहित्य को समझने के लिए, मतलब उसको कहना चाहिए एक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, सिंपलर टर्म्स में, लेमन लोगों के लिए जिनको कुछ समझ में नहीं आता, या कह लीजिए जिनको जटिल वेद में लिखी हुई चीजें समझ में नहीं आती, उनके लिए वेदांग बनाए गए, संक्षिप्त करके, मतलब कि जिस्ट बना करके समराइज्ड फॉर्म में, और बिल्कुल कहना चाहिए फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, मतलब कि बहुत ही सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में, ठीक। जब हम वेदांगों की बात करें तो उनकी कुल संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष, 6 भाग हैं जो आते हैं। उसके अलावा सूत्रकालीन सभ्यता के बारे में बात करें तो 6ठी शताब्दी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के काल को सूत्रकाल कहा जाता है, जिसमें वर्ग का रूपांतरण जातियों में हो गया था और जातियों का आधार कर्म के स्थान पर जन्म हो गया था। ये हम पहले देखते रहे हैं कि पुराने समय में लोगों को जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर जातियों में या वर्णों में विभक्त किया जाता था, लेकिन ये वो समय काल था 6ठी शताब्दी से 3री शताब्दी का, जब वो चीज जन्म के आधार पर निर्धारित होने लग गई। उसके बाद ये नहीं था कि आप अपना कार्य चेंज क्या कहते हैं बदल पाए, अर्थात अगर जिस जाति में आप जन्मे हैं आपको उसी जाति को दिए हुए या अलॉटेड वर्क जो है, असाइंड ड्यूटीज जो हैं वो उन आपको वो करनी है।
ठीक, तो उस समय को हम कहते हैं सूत्रकालीन सभ्यता। जब सूत्र साहित्य के बारे में बात की जाए तो कल्प सूत्र जैसे है उसमें विधि और नियमों के बारे में डिटेल में बताया गया है। श्रौत सूत्र में यज्ञ संबंधी विधि विधान के बारे में बताया गया है। शूल सूत्र में यज्ञ स्थल अग्निवेदी के निर्माण से संबंधित नियमों के बारे में बताया जाता है। और उसके अलावा जो इनिशियल इंडियन ज्योमेट्री मतलब कि भारतीय ज्यामिति, ठीक है, जो बाद में इंग्लिश में ज्योमेट्री के टर्म के उसमें हम जानते हैं, उसका विवरण भी हमको शुल्ब सूत्र में देखने को मिलता है। धर्म सूत्र में सामाजिक एवं धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। ग्रह सूत्र में मानव के लौकिक और अलौकिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक, उसके अलावा इस स्लाइड में हमने वो सारी लिंक्स आपके साथ में शेयर की हुई हैं जिसके ऊपर हम पहले से वीडियोस बना चुके हैं। एंशियंट हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया के ऊपर, प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर आप इन लिंक्स पर जाकर के हमारे पुराने वीडियोस भी इस विषय से, विषय वस्तु से जुड़े हुए देख सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के ऊपर बात करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।